नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश खुदरे एक बार पुनः MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर PAT PYQ में यहां पर 9/11/2020 डेट का हमारे पास यहां पर फर्स्ट शिफ्ट का मैं केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस पेपर का यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन आसान सरल शब्दों में, और किस तरीके से हम किसी क्वेश्चन को पढ़कर उसके लिए थिंकिंग बनाते हैं, उसके कंसेप्ट को कैसे सोचा जाता है, आइए इस वीडियो लेक्चर के अंदर सीखते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था वो अत्यंत सरल था, पर क्वेश्चन को हमें एक कठिन लैंग्वेज के साथ दिया गया है। तो देखें यहाँ पर हमें रासायनिक रूप से बायोगैस एक जैव ईंधन है जिसका कैलोरी मान उच्च होता है। मुख्य घटक के अलावा अन्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन है। बायोगैस के प्रमुख घटक की पहचान कीजिए। मतलब हमें उन्होंने इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा थ्योरी देकर क्या क्वेश्चन से भटकाया है, और जो उसे मुख्य रूप से पूछना है वह क्वेश्चन की आखिरी लाइन में मिलेगा। मतलब हम आगे भी जब एग्जाम देने जाएं तो जब कभी क्वेश्चन हमारे पास 2 या 2 से अधिक लाइनों का हो तो हमें अंत तक क्वेश्चन को पढ़ना है। तो हमारे पास बायोगैस का प्रमुख घटक की पहचान करो। तो बायोगैस मतलब हमारे पास गोबर गैस की बात चल रही है, जिसके लिए मीथेन गैस हमारा रिस्पॉन्सिबल है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, पर क्वेश्चन को हम देखकर अगर इसे छोड़ दें तो ये हमारी गलती होगी। मतलब हमें पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है और अंत तक जाकर इस क्वेश्चन का सही आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन रेडियोधर्मिता पर आधारित क्वेश्चन है, जहां पर हमें क्वेश्चन के लिए कोबाल्ट 60 एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है जो विकिरण के उत्सर्जन के साथ निकल 60 उत्पन्न करने के लिए विघटित होता है। यदि कोबाल्ट 60 का विघटन स्थिरांक 0.13 वर्ष है तो इसका अर्धायु काल। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, टी हाफ बराबर 0.693 डिवाइडेड बाय विघटन स्थिरांक के या हमारा लेमडा। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में 0.693 अपॉन में विघटन स्थिरांक का वैल्यू 0.13 यहाँ पर क्या ले लेते हैं, देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या यहाँ पर देखा जाए तो वर्ष हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करा लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हमारा जो यहाँ पर एक्चुअल वर्ष इनवर्स होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आने वाला है 0.693 को 0.13 से डिवाइड करो तो 5.33, क्या हमारा वर्ष ये हमारे पास टी हाफ का क्या एक्चुअल मान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी सी। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, और आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन देखें। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कंप्लीट रीड करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है बेंजीन एक सुगंधित हाइड्रोकार्बन है जिसे पेट्रोलियम रिफाइनरी से प्राप्त किया जाता है और इसके अनेक उपयोग होते हैं। इसका समतलीय षटकोणीय संरचना है। बेंजीन के एक अणु में सिग्मा पाई बंध का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमको बेंजीन का यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर सोचना है तो 6 कार्बन की क्या एक वलय होती है, जिसमें एकांतर क्रम में द्विबंध एकल बंध होता है, जिसके हर बिंदु डॉट के साथ यहाँ पर हमारी जहाँ 2 लाइनें आकर टच कर रही है, जुड़ रही है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन सोचा जाता है, ठीक। जिससे हमारे पास बेंजीन का अणुसूत्र जो बनता है वो C6H6 होता है। तो बेंजीन हमारा 6 कार्बन की एक वलय है जो षटकोणीय वलय है, जिसका अणुसूत्र C6H6 होता है, जहां पर एकांतर क्रम में द्विबंध एकल बंध होता है।
अब हम इसके अंदर सिग्मा पाई की बात करें तो कैसे हम सिग्मा पाई काउंट करते हैं हम सब जानते हैं। हमारे पास दो लोगों के बीच में अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो क्या वो सिग्मा होता है। डबल बॉन्ड के लिए एक सिग्मा एक पाई काउंट किया जाता है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग एक सिग्मा दो पाई काउंट करते हैं। तो आइए जल्दी से यहाँ हम सिग्मा पाई काउंट कर लें। तो हर हाइड्रोजन का क्या अपना सिंगल बॉन्ड बनता है, तो हमारे पास हर हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर क्या एक सिग्मा हमको गिनना है। साथ ही यहाँ पर हम चेक करें तो एक सिग्मा ये 2 3 4 5 6, ठीक, और 6 हाइड्रोजन के 6 सिग्मा, तो हमारे पास टोटल सिग्मा 12 होने वाले हैं। अब हमारे पास डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है तो टोटल हमारे पास 3 पाई होने वाला है, जिसका अगर हम अनुपात मान बनाएं तो यहाँ पर हमारे पास इनका अनुपात 4:1 होने वाला है। तो बेंजीन के अंदर हमारे पास सिग्मा पाई बंधों का जो अनुपात है वो 4:1 है, और अगर संख्या में बात करें तो 12 सिग्मा 3 पाई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 4:1 हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। अगला एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे बात पूछी जा रही है, एल्केन्स रिएक्ट विथ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू यील्ड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट विच आर ऑफ इंडस्ट्रियल importance. Which one of the given alkanes when reacted with Cl2 in presence of sunlight will form only one monochloroalkane? मतलब हमें इन 4 ऑप्शन में उस एल्केन का चयन करना है जिससे मोनोहेलोएल्केन हमारा सिंगल सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट बने। ठीक, तो भाई हम सब जानते हैं कि एल्केन का सूर्य प्रकाश या ताप की उपस्थिति में हेलोजन से रिएक्शन कर मोनोहेलोएल्केन बनते हैं। अब हमें यहाँ चुनना है कि वह कौन सा एल्केन है जो एक ही तरह का मोनोहेलोएल्केन देगा। तो इसका बहुत आसान तरीका है, आपको चेक करना है एल्केन के अंदर कार्बन के टाइप्स, जितना प्रकार का हमारे पास एल्केन के लिए क्या कार्बन के प्रकार होंगे उतने हमारे मोनोहेलोएल्केन का क्या टाइप होगा। तो आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पेंटेन की। तो पेंटेन के अंदर हमारे पास 2 प्रकार का क्या कार्बन मौजूद है, एक 1 डिग्री और एक हमारा 2 डिग्री। तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो हमारे पास इसका जब हेलोजन से क्रिया कराई जाएगी तो कितने प्रकार का मोनोहेलोएल्केन बनेगा। तो हम इसको अगर प्रकार में लिखें तो ये हमारे पास क्या 2 प्रकार का मोनोहेलोएल्केन प्रोडक्ट देगा, एक 1 डिग्री के साथ एक 2 डिग्री के साथ। क्लियर। अब मैं आइसोपेंटेन की बात करूं तो आइसोपेंटेन के लिए हमारे पास देखा जाए तो 3 टाइप का कार्बन है। अगर मैं इसकी Cl2 से रिएक्शन कराऊं तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो इसका आपको हेलोजन की क्रिया से 3 प्रकार का मोनोहेलोएल्केन प्रतिस्थापन दिया जाएगा। आइसोब्यूटेन की बात कर लेते हैं। आइसोब्यूटेन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आइसोब्यूटेन के अंदर भी हमारे पास क्या यहाँ पर 1 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री है। मतलब इसकी भी हेलोजन से क्रिया कराई जाए तो ये 2 प्रकार का मोनोहेलोएल्केन उत्पाद देगा। अब अंत में है नियोपेंटेन। तो आप इस नियोपेंटेन के साथ क्या एक ही तरह का मोनोहेलोएल्केन प्रोडक्ट बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर हम हेलोजन का सब्स्टिट्यूएंट कराएं तो ये किसी भी 1 डिग्री से ही मिलेगा, कोई अन्य डिग्री का कार्बन यहाँ सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन का नहीं कराएगा। मतलब यहाँ एक ही प्रकार का मोनोहेलोएल्केन मिलेगा। तो आप समझ चुके होंगे कि हमें सीधा सीधा एल्केन में टाइप ऑफ कार्बन देखना है, उसके आधार पर हम बता सकते हैं वहाँ मोनोहेलोएल्केन एक या एक से अधिक प्रकार का बनेगा। तो यहाँ पर आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
पर बस यही है कि क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लेंदी करके दिया गया है ताकि विद्यार्थी उसको पढ़कर ही क्या छोड़ दे। तो देखें जरा हम यहाँ पर इस लेंदी प्रश्न का सिंपल सा आंसर कैसे ढूंढे। हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों से बनी स्पेक्ट्रमी रेखाओं की एक श्रेणी से बना होता है और यह परावैंगनी क्षेत्र ठीक से आवर्त क्षेत्र तक फैलता है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की कौन सी श्रेणी बनती है जब इलेक्ट्रॉन संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से कक्षा नंबर 3 में आता है। तो हम सब जानते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या स्पेक्ट्रमी लाइनों के साथ कई तरह की श्रेणियां बनती है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उच्च ऊर्जा स्तर से, कहाँ से, उच्च ऊर्जा स्तर से किस कक्षा के लिए लौटता है, कक्षा नंबर 1 के लिए, तो हमारे पास यहाँ पर कक्षा नंबर 1 के लिए जो श्रेणी बनती है वो लाइमन है। कक्षा नंबर 2 के लिए हमारे पास होती है वामर श्रेणी। कक्षा नंबर 3 के लिए हमारे पास होती है पाश्चन श्रेणी। कक्षा नंबर 4 के लिए हमारे पास होती है ब्रैकेट श्रेणी। कक्षा नंबर 5 के लिए हमारे पास होता है फुंड श्रेणी। कक्षा नंबर 6 के लिए हेम्प्री श्रेणी। ऐसी हमने 6 श्रेणियां पढ़ी है। तो अब हम बता सकते हैं कि उच्च ऊर्जा स्तर से जब हमारा इलेक्ट्रॉन कक्षा नंबर कहाँ पर आएगा, 3 पर, तो हमें कौन सी श्रेणी मिलने वाली है। तो हमारा जवाब हो जाएगा इसका पाश्चन श्रेणी। अब और कोई भी श्रेणी के लिए आगे क्वेश्चन आता है तो हम इसका आसानी से आंसर करा सकते हैं। अगला देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वह है यहाँ पर जैव उर्वरकों में पशु अवशिष्ट, पीट, खाद, गारा और गबनों का चूर्ण और पिसा कूटा सेल और प्लेवराइज्ड मछली आदि सम्मिलित होते हैं। उस स्रोत को पहचानिए जिसमें जैविक उर्वरक होते हैं। जैविक उर्वरक तो भाई जो भी हमारे पेड़ पौधे का या जीव जंतु का अवशिष्ट अपंग होता है, क्या उसमें हमारा जैविक उर्वरक होता है। तो इसका सिंपल सा हमारा आंसर है यहाँ पर म्युनिसिपल, ये जो स्लेज है सार्वजनिक अपंग है, यही हमारा आंसर है। तो यह क्या हो गया, म्युनिसिपल स्लेज। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास आयनिक साम्य से लिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है, ऐसा सामान्यतः देखा गया है कि लवण जल में विघटन पर हमेशा उदासीन विलयन नहीं बनाते, बिल्कुल, लेकिन जल अपघटन के कारण अम्लीय अथवा क्षार विलयन देते हैं। एक दुर्बल अम्ल और एक प्रबल क्षार। तो हमें मालूम है कि जो भी इस तरह का लवण है जिसमें एक दुर्बल और एक प्रबल, तो प्रभाव प्रबल का आएगा। अगर प्रबल भाग अम्ल है तो अम्लीय, प्रबल भाग क्षार है तो क्षारीय। ठीक, तो जल अपघटन स्थिरांक पर क्या होगा, तो हमारा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का लवण है जिसका अगर हम जल अपघटन कराएं तो हमारे पास इसका जल अपघटन कर जो प्रकृति बनेगी क्या वो क्षारीय होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या इस तरीके से लवण जल अपघटन पर प्रकृति आती है। बट ये क्वेश्चन यहाँ प्रकृति का नहीं है, यहाँ उस लवण के जल अपघटन का KH को ज्ञात करने का सूत्र। तो हम लोगों ने क्या इसकी एक सरल ट्रिक बनाई थी कि जब भी हमें किसी लवण के जल अपघटन स्थिरांक का KH सूत्र लिखना है तो हमें क्या KH बराबर जल का आयनिक गुणनफल KW लिखना है। ये हमारा जो KH का सूत्र है हर लवण में इतना कॉमन रहता है। नीचे हम अपॉन में लवण के वीक पार्ट का आयोनाइजेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट लेते हैं, आयनन वियोजन स्थिरांक लेते हैं। अगर दुर्बल अम्ल है लवण का तो K लेंगे, दुर्बल क्षार है तो Kb लेंगे, और दोनों दुर्बल है तो Kb दोनों लिया जाएगा। चूंकि यहाँ पर हमारा दुर्बल अम्ल है तो इस लवण का KH फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KH बराबर KW अपॉन K।
अगर दुर्बल क्षार होता तो के भी आ जाता। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर विल बी डी। आगे देखें अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वह है कई कार्बनिक यौगिक समावयवता की परिघटना को प्रदर्शित करते हैं। नीचे दिए गए यौगिक में से दो की पहचान कीजिए जो प्रकार्यात्मक मतलब फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समावयव हो। चेक करते हैं भाई, तो ये स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा। ब्यूटेन 2 ऑन, तो यहां पर हमने क्या ब्यूटेन 2 ऑन का स्ट्रक्चर बना दिया। फिर है ब्यूटेनोइक अम्ल, तो यहां पर हमने ब्यूटेनोइक अम्ल का स्ट्रक्चर बना दिया भाई, ये ब्यूटेनोइक अम्ल। मिथाइल प्रोपेनोएट, तो हमने यहाँ पर मिथाइल प्रोपेनोएट का स्ट्रक्चर बना दिया, ये लीजिए मिथाइल प्रोपेनोएट। फिर हमारे पास पेंटेन 2 ऑन, तो हमने पेंटेन 2 ऑन का स्ट्रक्चर बना दिया, ये हो गया आपका पेंटेन 2 ऑन। ठीक है, तो भाई अब हम चेक कर लें कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, सी है और डी है। तो समावयव बनने के लिए अणु सूत्र का समान होना जरूरी है। फिर आपकी संरचना का, आपके परमाणुओं की व्यवस्था का भिन्नता आ जाए तो आप समावयव हो जाओगे। तो यहाँ पर हम ए को क्या बी सी डी का समावयव कतई नहीं देख सकते, क्योंकि इनके अणुसूत्र ही आपस में सेम नहीं हैं। हम बी और सी का सोचें तो बी और सी को क्या हम समावयव देख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि दोनों के अंदर कार्बन गिन लो 4, हाइड्रोजन गिन लो 2, हाइड्रोजन गिन लो 8, ऑक्सीजन गिन लो 2। दोनों के अंदर क्या सेम तरह का अणुसूत्र बैठा है? 4 कार्बन, 8 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। और मजे की बात तो ये है कि इसका क्रियात्मक समूह COOH है और इसका क्रियात्मक समूह COO है, जो कि क्या हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अणुसूत्र समान, क्रियात्मक समूह अलग, तो ऐसे ही दो लोग तो क्या हमारे लिए प्रक्रियात्मक या क्रियात्मक समावयव होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर बचा डी ऑप्शन, जो कि कतई क्रियात्मक समूह इनके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि उसका अणुसूत्र इनसे अलग है। और क्रियात्मक समावयव के लिए क्या होना जरूरी है? अणुसूत्र और क्रियात्मक समूह की भिन्नता। ऐसे दो लोग क्या क्रियात्मक समूह समावयव होते हैं, जो कि एस्टर और हमारा अम्ल होता है। तो इसका सही आंसर हमारे लिए क्या क्या होने वाला है देख लो। एक तो एक्स वाला और एक वाई वाला। तो एक्स वाई हमारे क्रियात्मक समावयव हैं। अगला देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वह क्या केमिकल बॉन्डिंग से आया है। एक परमाणु से दूसरे गैसीय परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आयनीय आबंध बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन स्थिर आयनीय आबंधों के निर्माण की स्थितियों की सही ढंग से व्याख्या नहीं करता, मतलब गलत स्टेटमेंट चुनना है। तो भाई साहब, धनायन बन रहे परमाणु की आयनीकरण एंथैल्पी कम होना चाहिए। बिल्कुल, एक आयनिक बंध निर्माण में जितनी कम आयनन ऊर्जा होगी, अर्थात क्या एक धातु से आसानी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो कि उसके लिए एक अच्छी और सही कंडीशन है। अगला देखें तो ऋणायन बना रहे परमाणु की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर ऋणायन ऐसा हो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। जितना आसानी से ग्रहण करेगा उतनी मुक्त ऊर्जा हमें प्राप्त होगी, उतना हमारा आयनिक बंध निर्माण अधिक और स्थायित्व वाला होगा। अगला देखें, निर्मित आयन ठोस अवस्था में आयनों के युग्मों के रूप में एक साथ रखे होते हैं। बिल्कुल, दो आयन हैं जो कि बहुत प्रबल आकर्षण से जुड़कर हमको ठोस अवस्था में मिलते हैं। अगला हमारे पास जालक एंथैल्पी क्या होती है? बहुत कम। तो ये गलत है। यहाँ पर जालक एंथैल्पी क्या अधिक होना चाहिए? जालक एंथैल्पी मतलब 1 मोल धनायन 1 मोल ऋणायन जितना ज़्यादा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे उतनी ही जालक ऊर्जा का मान उत्सर्जित होगा, और जितना जालक ऊर्जा का उत्सर्जन उतना ही आयनिक बंध आयनिक यौगिकों का निर्माण क्या अधिक होगा। तो ये कंडीशन हो गई गलत, मतलब हमें गलत पूछा गया था, तो इसका सही आंसर डी। अगला देखें, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है तो देखेंगे यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ग्राम प्रति लीटर में NaOH की दक्षता क्या है यदि इसका 24 ml ब्यूरेट विलियन के रूप में लिया गया हो।
फिनोल्फ्थेलीन संकेतक की उपस्थिति में 20 ml का 1/10 m ऑक्जेलिक अम्ल को पूरी तरह से निष्प्रभावी कर रहा हो। ठीक है, तो एक तो क्षार है NaOH, ठीक भाई। दूसरा हमारे पास ऑक्जेलिक अम्ल है, और ऑक्जेलिक अम्ल मतलब हमारा एक एसिड है। ठीक, तो हमारे पास क्या कंसेप्ट होता है, N1V1 बराबर N2V2, बट यहाँ पर मोलरताएं दी गई है। तो सर्वप्रथम हम लोग इस पहले जो कंपाउंड है जिसको हम एज अ बेस ले रहे हैं N1V1, इसकी नॉर्मेलिटी आयतन को ले लें और एसिड का N2V2 करा ले, तो हमें क्या यहाँ से अज्ञात नॉर्मेलिटी पता चल जाएगी। बट उससे पहले हम लोग क्यों ना इसकी नॉर्मेलिटी को प्राप्त कर ले, किससे, इसकी मोलरिटी से। तो इसकी मोलरिटी कितनी है भाई, m/10, और इसमें हम अगर इसके संयोजकता कारक, इसके वैलेंसी फैक्टर का क्या कर दे, गुणा, तो ऑक्जेलिक अम्ल का वैलेंसी फैक्टर हमारे पास क्या 2 होता है। तो मैंने m/10 × 2, तो यहाँ पर मेरे पास n बटे क्या आने वाला 5। तो यहाँ पर अब ऑक्जेलिक एसिड की नॉर्मेलिटी मेरे पास कितनी आ गई बेटा, n/5। इसका वॉल्यूम दे रखा, आयतन कितना है 20। अब यहाँ पर हमको क्या NaOH की नॉर्मेलिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इसका आयतन कितना है 24 ml। ठीक, अब हम इसको कैलकुलेट कर लें, तो यहाँ पर हमारे पास 20/5 इंटू क्या होने वाला है 24। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर आ जाएगा 0.16। ठीक, ये आपकी क्या आ गई, नॉर्मेलिटी किसकी, NaOH की। अब यहाँ कई लोग गलती करते हैं, हमको यहाँ पर क्वेश्चन में ग्राम प्रति लीटर में NaOH की दक्षता पूछी है, अर्थात हमको शक्ति पूछा है। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है, हमारे पास नॉर्मेलिटी के साथ निकालना है, तो नॉर्मेलिटी इनटू हमारा जो भी विलय है उसका तुल्यांकी भार। अगर सर ये मोलरिटी से निकालना होता तो मोलरिटी इनटू आपका जो भी सॉल्यूट, जो भी विलय है उसका अणुभार। मोलरता के साथ अणुभार का गुणा करो, शक्ति दिखेगी। नॉर्मलता के साथ तुल्यांकी भार का गुणा करो, शक्ति दिखेगी। तो नॉर्मलता कितनी लाए NaOH की, 0.16 है। अब हमारे पास NaOH का तुल्यांकी भार कितना, 40। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो 6.64 क्या हमारा यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू करके देखिएगा 6.664 ग्राम क्या हमारा प्रति लीटर आ जाएगा, जो कि हमारा इस क्वेश्चन के लिए पूछा गया मान होता है। ठीक, तो इस तरीके से क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर अपने आंसर को देखेंगे, है ना। सेम टू सेम इसी वर्ष इस तरह का एक और क्वेश्चन आया था, सेम कंसेप्ट लगेगा और आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला भी आयनिक साम्य का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर ब्रोस्टन व लोरी का अम्ल क्षार सिद्धांत प्रोटॉनों के आदान प्रदान पर आधारित है। इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए निम्नलिखित उदासीनीकरण अभिक्रिया को पूरा कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर बाइकार्बोनेट और अमोनिया की रिएक्शन चल रही है। बाइकार्बोनेट एज अ एसिड रिएक्ट कर रहा है और अमोनिया एज अ बेस अर्थात क्षार रिएक्ट कर रही है। तो हमारे पास एसिड का, अम्ल का H+ निकलने के बाद क्या इसका संयुग्मी क्षार बनता है, जो कि बाइकार्बोनेट का हमारे पास CO3 है। इसके H+ को एक बेस से ग्रहण कराया जाएगा तो इसका संयुग्मी अम्ल NH4+ बनेगा। तो हमारे पास क्या इसके साथ वह पेयर मिलेगा जिसमें क्या बाइकार्बोनेट का कार्बोनेट आयन बन रहा हो, ठीक, और बेस का अमोनियम आयन बन रहा हो। तो आइए चेक करें, तो ये हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है जहां पर एथीन ठंडे क्षारी के MnO4 के साथ अभिक्रिया से गुजरता है और उत्पाद X देता है, उत्पाद X है। तो बेटा हम सब जानते हैं कि हमारे पास एथीन के ऊपर जब ठंडा क्षारी के MnO4 रिएक्ट कराते हैं तो हम इसका क्या जल ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं, मतलब यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या हमारा जल भी प्रेजेंट होता है और हम इस ठंडे
क्षारीय KMnO4 को क्या बेयर अभिकर्मक के नाम से भी जानते हैं, जिसका कलर गुलाबी होता है। और जब ये हमारे पास कम ताप पर होता है तो साथ ही क्या जल लेकर हम इस ऑक्सीडेशन को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक पाई बॉन्ड का ब्रेक होगा और इस ब्रेक पर हम इस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH और इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH लगाकर क्या इसका फाइनली जो प्रोडक्ट है हमारा एक डायोल क्या वो तैयार करते हैं। तो हमारा एथीन पर ठंडे क्षारे KMnO4 से हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो एक डायोल प्रोडक्ट होता है। जैसे कि इस रिएक्शन के लिए एथेन डायोल, जिसको हम एथिलीन ग्लाइकोल के नाम से भी जानते हैं, प्राप्त होगा। क्लियर। तो जब भी हमारे पास एल्कीन पर ठंडे क्षारी KMnO4 की रिएक्शन हो तो आपको एल्कीन के डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड ब्रेक कर उन दोनों कार्बन पर OH लगाना है। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म करना है। अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर प्राकृतिक रूप से उपस्थित खनिज और अयस्क भूपर्पटी में पाए जाते हैं और प्रकृति में इनकी प्रचुरता भिन्न होती है। गलत कथन को पहचाने। ठीक, PT और AU को मूल तत्व कहा जाता है। बिल्कुल, ये नेटिव एलिमेंट है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये अन्य धातु की तरह संयुक्त रूप में नहीं पाए जाते हैं। अगला, सभी खनिज अयस्क होते हैं। गलत, सभी अयस्क खनिज होते हैं। अब भाई सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, क्योंकि हम अयस्क किसको कहते हैं? वे खनिज जो सुविधापूर्वक कम खर्च पर अधिक मात्रा में धातु उपलब्ध कराएं, ऐसा हमारा खनिज अयस्क होता है। तो हमारे सभी खनिज अयस्क नहीं होते, बल्कि सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज। ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमसे इनकरेक्ट पूछा है, मतलब यही आंसर है। आगे चेक करते हैं। सिलिकॉन संयुक्त अवस्था में ऑक्साइड के रूप में, सिलिकेटो के रूप में पाया जाता है। बिल्कुल, हमारे फेल्सपार, क्वार्ट्ज और माइका क्या सिलिकॉन के ऑक्साइड होते हैं। अगला, धातु हलाइड अयस्क मुख्य रूप से महासागरों और समुद्र में पाए जाते हैं। बिल्कुल, हलाइड का जो भी अयस्क है वह जनरली क्या हम समुद्र महासागरों से प्राप्त करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी बी। अगला देखें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वह है, दूध को दही में परिवर्तित किस तरह से या किस तरह के किण्वन से होता है। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा हमने इसको क्या डेयरी में भी पढ़ रखा है। तो लैक्टिक अम्ल के किण्वन से क्या हम दूध के दही में परिवर्तन को देखते हैं। तो इसके लिए हमारा लैक्टोबैसिलस जीवाणु रिस्पॉन्सिबल है और लैक्टिक अम्ल का किण्वन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या कोलाइड रसायन से? देखें तो कोलाइड को थोड़ी अधिक मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट डालकर स्कंदित किया जाता है, जबकि विस्थानीकृत होते हैं और कोलाइड के कण अवक्षेप बनाने के लिए एकत्र हो जाते हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल इलेक्ट्रोलाइटों को डालकर स्कंदित किया जा सकता है। निम्न इलेक्ट्रोलाइटों में उपस्थित आयनों का स्कंदन शक्ति का सही क्रम जिसका उपयोग स्कंदित करने में किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपके पास जो सॉल है वो एक धनावेशित सॉल है कि ऋणावेशित। अगर धनावेशित सॉल है तो हमारे पास इसका स्कंदन केसी आयन से कराया जाएगा, ऋण आयन से। ठीक, धनावेशित सॉल का स्कंदन कौन? ऋण आयन। और स्कंदन क्षमता का हार्डी-सुल्ज रूल से हमने क्या लॉ पढ़ रखा है? स्कंदन क्षमता समानुपाती क्या आयन की संयोजकता। जिस आयन के लिए संयोजकता ज्यादा उसकी स्कंदन क्षमता भी क्या होगी? ज्यादा। तो हम चेक कर पा रहे हैं यहाँ पर PO4 3- के लिए 3, SO4 2- के लिए 2 और Cl- के लिए 1। तो हमारे पास स्कंदन क्षमता का करेक्ट ऑर्डर आ गया। PO4 3- सबसे ज्यादा स्कंदित कराएगा, देन SO4 2-, देन Cl-। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर फिर से क्वेश्चन को लेंथी बनाया गया है, बट इसका आंसर हमें क्या आखिरी लाइन पढ़कर ही समझ में आ जाएगा। तो एक एरोमेटिक यौगिक X है, एक अल्काइन है, बहुलक अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है जब इसको 873 केल्विन
पर लाल गर्म ट्यूब से लाया जाता है। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मिथाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर एक उत्पाद Y देता है, जो 385 केल्विन पर बेंजोइक अम्ल देने के लिए KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण से गुजरता है। क्लियर? तो बहुत सिंपल है, एक हमारा अल्काइन है जिसका चक्रीय बहुलीकरण करना है और जो कि लाल रक्त तप्त आयरन नली रेड हॉट ट्यूब आयरन से पास किया गया। तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पर इसके चक्रीय बहुलीकरण से हमारा क्या बेंजीन प्रोडक्ट बनने वाला है। तो जब हम एसिटिलीन को रेड हॉट ट्यूब से क्या यहाँ पर पास करते हैं तो इसकी वाष्प को ये संघनित कर अपने आप को क्या यहाँ पर जोड़कर इस तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी ए। अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, तेल और पौधों के बीज और जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तेल वसा के लिए सही नहीं है? सही नहीं है। डालडा घी से परिष्कृत होकर तेलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा निर्मित होता है, बिल्कुल सही है। वनस्पति तेलों का pH 7 से अधिक होता है, वनस्पति तेलों का pH 7 से अधिक नहीं होता क्योंकि वह हमारे उच्च वसीय अम्लों के उत्पाद है। तो बी हमारा गलत है, जो कि सही आंसर है। घी में 62% संतृप्त वसा अम्ल है, सही है। खाद वसा और तेलों का क्या हमारा प्रमुख है, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए सीधा सीधा आंसर था कि हमारे पास जो क्या होते हैं, वनस्पति तेल का pH 7 से अधिक नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखें तो हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में किसी भी स्थायी अवस्था में इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित ऊर्जा मान से संबंधित होता है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी जब वह नाभिक से अनंत दूरी पर होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन अपनी अनंत दूरी पर अधिकतम ऊर्जा के साथ प्राप्त होता है, जो कि 0 होती है। तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या अनंत पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए अधिकतम ऊर्जा का मान 0 होता है। जैसे ही ये नाभिक के संपर्क में आता है, इसकी ऊर्जा में कमी होती है और वही कारण है कि एक परमाणु के नाभिक से आकर्षित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 0। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो हमारे पास एक बंध रेखा सूत्र एक दूसरा तरीका है जिसमें आणविक संरचनाओं को दर्शाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक 3-क्लोरोप्रोपेनॉल की बंध रेखा सूत्र है? तो भाई बंध रेखा में हमें कार्बन और उससे जुड़े हाइड्रोजन को नहीं दर्शाया जाता। बाकी हमारी जहां भी लाइनें एक दूसरे को टच करती है और इसके कॉर्नर को कार्बन बनाया जाता है और इसके अतिरिक्त सभी अन्य परमाणु को क्या हम बंध रेखा में दर्शाते हैं। कार्बन की बची संयोजकता को हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हुए हम सोचते हैं। इस तरीके से बंध रेखा में काम करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन कार्बन, अगर मैं इसका नंबरिंग कराऊं 1 2 3 एंड 4, ठीक, तो हमें क्या 3-क्लोरोप्रोपेनल चाहिए। तो ये तो हमारा क्या प्रोपेनॉन है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। इसकी बात करें 1 2 3 4 5 कार्बन का कीटोन है, जो कि हमें क्या चाहिए, एल्डिहाइड, वो भी 3 कार्बन का। तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। यहाँ पर कार्बन 1 2 3, तो ये 1 2 3। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कार्बन CHO हो गया, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2। तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड है जिसके तीसरे कार्बन पर क्लोरीन है। तो इस स्ट्रक्चर का अगर मैं IUPAC कराऊं तो ये हो गया आपका 3-क्लोरोप्रोपेनल, जो कि दिया गया है, मतलब यही करेक्ट हमारे नाम की संरचना है। इसकी बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 कार्बन का एल्डिहाइड है, जो कि हमारे सही नाम के लिए नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, C। अगला देखें तो अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है रीड करते हैं। यहाँ पर एंजाइम जैविक उत्प्रेरक जो मूल रूप से प्रोटीन अणु हैं, एंजाइमों के बिना सभी जीवन प्रक्रिया में बहुत धीरे धीरे होगी
और जीवन बनाए रखने के लिए सक्षम नहीं होगी। इसके अलावा कुछ एंजाइम की कमी से मानव में विकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो एल्बिनिज्म रंजक हीन विकार उत्पन्न करता है? तो हमने कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, एंजाइम की कमी है टायरोसिनेज। तो टायरोसिनेज नाम के एंजाइम से रोग मिलता है एल्बिनिज्म। और फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए क्या होता है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये दोनों ही अच्छे से पढ़कर रखना है। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है देखें तो क्वेश्चन है आणविक सूत्र C6H12 का एक संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन X है और हाइड्रोकार्बन X में शाखाओं के रूप में एक मिथाइल समूह निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक को दर्शाता है? तो हमने क्लास के अंदर पढ़ रखा है कि जब कोई ऐसा सूत्र हमें मिले जो एल्कीन का हो तो इसकी वलय साइक्लोएल्कीन की बनती है। तो हमें क्या इन 6 कार्बन में एक मिथाइल के साथ साइक्लोएल्कीन वलय बनाना है? तो यहाँ पर तो ये हमारा एक साइक्लोएल्कीन है जो कि 7 कार्बन का है, तो हमारी स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकती। इतना दिमाग हम रखते हैं कि अणुसूत्र के मुताबिक संरचना को बनाना है। तो यहाँ पर 5 कार्बन रिंग में और एक है हमारी मिथाइल शाखा जो कि हमारे दिए गए सूत्र से संतुष्ट हो रही है। और हमें मालूम है एल्कीन की अगर कोई वलय बनेगी तो वो साइक्लोएल्कीन की होगी। ठीक, तो हमारे पास यहाँ दिए गए सूत्र की करेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो बी हो चुका है। अब सी के लिए भी सूत्र सेम है पर आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि हमको एक मिथाइल की शाखा कहा है। इसमें 4 कार्बन का रिंग है और 2 मिथाइल शाखा है जो कि हमारे पूछे गए प्रश्न अनुसार नहीं है। यह भी हमारा सेम अणुसूत्र के लिए स्ट्रक्चर है बट हमारा प्रश्न क्या एक साइक्लोएल्केन रिंग के साथ मिथाइल की एक सिंगल मिथाइल चेन होना चाहिए जो कि बी में करेक्ट है। तो ये तीनों का सेम C6H12 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट क्वेश्चन अनुरूप आंसर बी करेक्ट है। अगला देखें तो अगला हमारे पास क्वेश्चन जो है उपसंयोजी आबंधों के दाता आबंध भी कहा जाता है। दाताग्राही प्रकार के आबंध होते हैं, निम्न प्रजातियों में एक उपसंयोजी आबंध नहीं है। तो H3O+ स्ट्रक्चर हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। यहाँ पर क्या हमारा एक हाइड्रोजन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन की लोन पेयर के साथ। अब हमारे पास अगला है NH4, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। एक हाइड्रोजन का नाइट्रोजन की लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इसमें आपको 2 टाइप के बॉन्ड मिलते हैं, एक कोवेलेंट और एक कोऑर्डिनेट। अब OF2 के अंदर हमारे दोनों ही फ्लोरीन का ऑक्सीजन के साथ क्या कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, मतलब यहाँ कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं मिलेगा। NH3BF3 के बीच में भी हमारे पास क्या एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो इन 4 ऑप्शन में वह कौन सा ऑप्शन है जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड एब्सेंट है? तो हमारा आंसर होगा OF2। अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वह है अमीनो अम्ल प्रोटीन अणुओं के निर्माण खंड, उनमें एक COOH एक NH2 अल्फा कार्बन से जुड़ी पार्श्व श्रृंखला R होती है। RCH इनमें से किसमें अमीनो अम्ल इंगिता होगा? तो आप हिंदी जब प्रश्न पढ़ोगे तो कई बार प्रश्न को समझ ही नहीं पाओगे कि प्रश्न चाहता क्या है। अब अंग्रेजी में देखो इसको क्या लिखा है यहाँ पर कि विल बी अमीनो एसिड अकिरेल, मतलब आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर मालूम है। यहाँ पर R, यहाँ COOH, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा H। अब ये हमारी कार्बन क्या sp3 है जिसके चारों मेंबर डिफरेंट है, मतलब कायरल कार्बन है। तो प्रश्न चाहता है कि ये कब अकिरेल कार्बन हो। तो हम सब जानते हैं कि इस कार्बन पर कोई भी 2 ग्रुप 2 समूह सेम हो जाए तो ये अकिरेल हो जाएगा, इसकी किरेलता खत्म हो जाएगी। तो ये कब हो पाएगा? जब मैं एक R को भी H ले लूं, यहाँ R को भी क्या ले लूं एक H, तो हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा COOH NH2, यहाँ पर H, यहाँ पर H। मतलब अब ये क्या बन गया? अकिरल, अर्थात ये हमारे ग्लाइसिन नाम के अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर बन चुकी है। ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो अकिरेल कार्बन युक्त है, प्रकाशिक निष्क्रिय है।
अब हम इस प्रश्न को समझ चुके हैं कि इस प्रश्न में हमसे वो पूछना क्या चाहता था कि अमीनो एसिड में आर क्या लें कि ये एक अकिरेल हो जाए। तो आर क्या लोगे आप? एक हाइड्रोजन, जिससे इसकी किरेलिटी खत्म हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर ए होने वाला है। तो आप हिंदी के साथ साथ जब कोई ऐसा प्रश्न आए जो कंफ्यूजन क्रिएट करे तो अंग्रेजी का भी सहारा ले। अगला देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे अम्लीय कार्बनिक यौगिक में से एक प्रयोगशाला में सरल विधियों द्वारा तैयार किया जा सकता है। एथेनोइक अम्ल उत्पन्न करने के लिए नीचे दी गई अभिक्रियाओं के उपयोग किए गए एक्स को पहचानें। ठीक, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे अम्लीय कार्बनिक यौगिक, सबसे अम्लीय, तो अगर सबसे अम्लीय बात करें तो एथेनॉल, इथेनॉल, क्लोरोएथेन और एथेन नाइट्राइल। तो एथेन नाइट्राइल का अगर हम अम्लीय माध्यम के साथ हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमारे पास एसिटिक एसिड के साथ अमोनिया निर्माण होता है। तो ये हमारे पास क्या इसका अधिक अम्लीय कार्बनिक यौगिक भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण देने वाला कंपाउंड भी है। तो इन चार ऑप्शन में हम किसको तनु HCl के साथ रखकर एसिड निर्माण कर सकते हैं? तो वो है एथेन नाइट्राइल। ठीक, तो इस तरीके से इस वर्ष जो हमारे 25 प्रश्न केमिस्ट्री के थे उसका मैंने आपके सामने कंप्लीट सॉल्यूशन दिया। किस तरीके से काम करना है, कहाँ गलतियों से बचना है, अब आपको इन सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन से उसे समझना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।